नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश के आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम का जो प्रीवियस पेपर है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा का है, जो परीक्षा 2021 की थी। और ये एग्ज़ाम आयोग के द्वारा हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। और इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे, और इनका आपको विस्तृत हल मिलेगा यानी कि व्याख्या के साथ में यहाँ पर आपको हल सलूशन मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो आपसे पूछा गया था कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका विकल्प सी, यहाँ पर दौलत खान। दौलत खान ये क्या थे, ये पंजाब के सूबेदार थे, और इनके साथ एक लोग और थे, जो कौन थे, वो राणा सांगा थे। ये मेवाड़ के शासक थे। तो इन दोनों ने मिल करके बाबर को यहाँ पर आमंत्रण दिया था कि वो आकर के यहाँ पर आक्रमण करें, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो हैं उनसे क्या करें, युद्ध करें। यहाँ पर जो दौलत खान थे, इनका मानना था कि बाबर आएंगे और तैमूर की तरह आएंगे और देश को लूटेंगे और वापस धन लूट करके चले जाएंगे, और उसके बाद में हम अपनी स्थिति को यहाँ पर क्या कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। अगर तैमूर लंग की बात करें तो ये आया था, कह सकते हैं 1398 में ये आया भारत में, और इसने लूटपाट की और वापस ये चला गया था। और ये शासक कहाँ था, तो ये तुर्की का शासक था। तो ये बहुत क्रूरतापूर्वक यहाँ पर लूटपाट की थे, तो इसलिए इनका सोचना था कि आएगा दौलत खान और राणा सांगा का और लूट करके बाबर चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर आया और इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी के साथ में इनका युद्ध हुआ है, जिसे हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसका समय था आपका 1526 ईस्वी का। तब इन्होंने क्या किया, बाबर की इसमें जीत हुई, और तभी से क्या हुआ, इन्होंने जो मुगल साम्राज्य था इसकी यहाँ पर इन्होंने स्थापना की। अब बात कर लेते हैं पानीपत के जो युद्ध हुए हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ है वो 1526 ईस्वी में हुआ। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ है, और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। बाकी देख लेते हैं। जहां पर जो इब्राहिम लोदी, तो लोदी वंश के अगर संस्थापक की अगर बात करें तो वो रहा है बहलोल लोदी। और जो लोदी वंश का कार्यकाल रहा है ये 1451 से लेकर के 1526 के मध्य तक रहा है। बहलोल लोदी के बाद में आते हैं सिकंदर लोदी, और फिर उसके बाद में जलाल खां और इब्राहिम लोदी आते हैं। तो इब्राहिम लोदी क्या करते हैं, शासक बनते, जो 1517 से लेकर के 1526 यानी कि आपका पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये रहे हैं। उसके बाद हार जाते हैं, और उसके बाद में आ जाते हैं बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य, मुगल वंश यहाँ पे शुरू हो जाता है, जो ये रहा है 1526 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1857 की क्रांति तक। अगर मुख्य यहाँ पर शासक बात करें, यहाँ पर कौन से, मुगलों की, तो ये बाबर रहे हैं। बाबर के बाद में हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और अगर अंतिम अगर यहाँ शासक की बात करें, मुगल शासक यानी कि, तो वो रहे हैं बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिया, और इसी की वजह से इन्हें क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इन्हें रंगून भेज दिया, बर्मा, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि डेथ इन बनारस जो बुक है उसके लेखक कौन हैं। तो डेथ इन बनारस जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जोनाथन पैरी, यानी कि जो आपका विकल्प बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। इनकी एक और पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और एक पुस्तक है कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा, जो ये वाली है। इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है क्लासेस ऑफ लेबर, याद रख सकते हैं आप। और इस तरीके से ये पुस्तक क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट तो हो सकता है आपके आगे वाले भी एग्जाम में, इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्लासेस ऑफ लेबर इनकी एक पुस्तक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसे हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये आपका सही हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके सामने लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
तो ये नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प बी क्या हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम, और फिर उसके बाद में क्या कर लेंगे, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर होता है यानी कि जल होता है उसका आधा अणु होता है 1/2। ठीक है। वॉशिंग पाउडर की अगर बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, तो ये क्लीनिंग के काम में लाते हैं, जो कीटाणुनाशक होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो हड्डियों की जो टूट जाती है वहाँ पर प्लास्टर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें इनका निर्माण होता है, मतलब निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं यानी कि दंत चिकित्सक, उसे भी इसका प्रयोग करते हैं, और मूर्तिकार भी इसका प्रयोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूची एक को सूची आपका जो दूसरी है उसके साथ में यहाँ पर सुमेलित करना है, और फिर हमें क्या दिया, एक कोड दिया गया है, तो इसमें कौन किसका सही उत्तर होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दिए गए हैं और ये राजधानियाँ दी गई हैं। तो न्यू साउथ वेल्स, तो न्यू साउथ वेल्स की अगर बात करें तो इसके लिए कौन सा सही हो जाता है, इसकी जो सही राजधानी हो जाएगी तो वो हो जाती है यहाँ पर सिडनी। न्यू साउथ वेल्स के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सिडनी, यानी कि दूसरा। फिर यहाँ पर दिया गया है क्वींसलैंड की अगर बात करें तो क्वींसलैंड के लिए जो दिया गया है वो हो जाता है आपका ब्रिस्बेन। और विक्टोरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये हो जाता है आपका पर्थ। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें तो देख ली, अब देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया है इसकी राजधानी यहाँ पर पर्थ बताई, तो ये देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो लोकेशन पर ये पर्थ यहाँ पर दिखा रहा है। और फिर यहाँ पर दिया गया है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया के लिए यहाँ पर क्या है, मेलबर्न। तो मेलबर्न यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये लास्ट में देखो मेलबर्न दिया गया है, और ये क्या है, विक्टोरिया प्रांत है। फिर क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड की यहाँ पर राजधानी क्या बताई गई है, ये ब्रिस्बेन यहाँ पर है, तो ये क्वींसलैंड है। और ये देखो यहाँ पर इस प्रांत में इसका जो शहर है ये ब्रिस्बेन यहाँ पर दिया गया है क्वींसलैंड का। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो ये सिडनी दिया गया है, तो न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पर अगर आप सिडनी देखेंगे तो ये न्यू साउथ वेल्स है और ये यहाँ पर सिडनी है। फिर अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर तो ACT जो दिया गया है तो ये कैनबरा है, ये हैबर्ट दिया गया है, ये क्या है, डार्विन दिया गया है। तो ये सारी क्या है, इनके प्रांत है और इनकी राजधानियां हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो विश्व का सबसे छोटा और सबसे क्या कह सकते हैं कम जनसंख्या वाला ये क्या है, ये महाद्वीप है। और फिर अगर बात करें यहाँ पर इसकी अवस्थिति की, तो ये जो कॉन्टिनेंट है तो ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि ये यहाँ पर स्थिति है पूरे गोलार्ध में। और इसे लैंड ऑफ कंगारू और इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला इधर जो पार्ट है ये मैक्सिमम रेगिस्तान है, डिजर्ट है। और मकर रेखा की बात करें तो ये कहाँ से गुजरती है, इसके बीच से गुजरती है। मकर रेखा देखो यहाँ पर आपका 23.5 वाला जो पार्ट हो गया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखो यहाँ से इसके बीच से लगभग गुजर रही है, जिसे आप देख पा रहे होगे। और इसका जो पश्चिमी भाग है यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट इसका है, यहाँ पर क्या है, एक पठार है कह सकते हैं, ठीक है। और इसका पठार का अधिकतर भाग क्या है, मरुस्थल है या फिर अर्ध मरुस्थल है। अर्ध मरुस्थल का मतलब है कहीं नमी है तो कहीं पर क्या है, यहाँ पर सूखा है यानी कि डिजर्ट है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इनकी नदियों की बात करें तो मर्रे और डार्लिंग इनकी क्या है, यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। ये यहाँ पर देखा है मर्रे और ये क्या है डार्लिंग, तो ये इनकी क्या है, प्रमुख नदियाँ यहाँ की हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक जलसंधि है जिसे हम टोरस जलसंधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टोरस जलसंधि वाला जो पार्ट हो जाएगा वो यहाँ पर कहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये पपुआ न्यू गिनी है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं तस्मानिया के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है, बास स्टेट है, यानी कि जिसे हम बास जलसंधि के नाम से जानते हैं। इसके पूर्वी तट पर ये देख पा रहे हो कि इसका जो पूर्वी तट है इसके साथ साथ में क्या है, एक ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे क्या जानते हैं, प्रवाल भित्ति जो है वो यहाँ पर स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग देख लेते हैं तो ये यहाँ पर देखो ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये यहाँ पर ये इसकी स्थिति है।
और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये लगभग कितना है, ये 1900 आपका कितना है किलोमीटर के आसपास में है। फिर यहाँ पर दिया गया है आपका, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था 1981 में, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या बताया गया कि सूची फर्स्ट और सूची यानी कि लिस्ट जो सेकंड है उसे हमें यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है, यानी कि इसका मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ संगठन दिए गए हैं, यानी कुछ संस्थान दिए गए हैं, और यहाँ पर इनकी जो स्थापना कब हुई है उसका वर्ष दिया गया है। अब इनको यहाँ पर देख लेते हैं, मैच करते हैं। तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी, और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी, और संगीत नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना 1959 यानी कि 1959, और सांस्कृतिक जो संसाधन एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है इसकी स्थापना जो होती है 1979 में होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य यानी कि जिन्हें हम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, तो इनमें में से कौन सा जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 3 तो मध्य प्रदेश में है और एक यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। उसे देख लेते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, अमनगढ़। विकल्प ए यानी कि जो अमनगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला है आपका बिजनौर, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। बाकी बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये क्या हैं, आपका मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यानी कि एमपी। अब अगर बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो इसे 2012 में क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुछ और भी बाघ अभयारण्य हैं, यानी कि कौन कौन से हैं, तो एक और टाइगर रिजर्व हो जाता है आपका। इसका बाद में क्लियर करते हैं, पहले जिम कार्बेट वाला यहाँ पर क्या इशू है उसे कवर कर लेते हैं। तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ये बिजनौर जिले में स्थित है, तो ये हो जाता है बिजनौर जिला, और उसके ऊपर आ जाता है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हो कि उत्तराखंड आ जाता है। तो उत्तराखंड वाला ये जो एरिया है ये जिम कार्बेट है, और ये इससे लगा हुआ मतलब क्या है क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर कहीं स्थित है बिजनौर, और यहीं पर है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो इसे क्या कहा जाता है, कभी कभी अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये क्या है, जो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क है इसका एक बफर जोन है, ठीक है, बफर क्षेत्र से भी इसके रूप में भी जाना जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। तो जो अमनगढ़ है ये बनाया गया आपका 2012 में, और फिर यहाँ पर देखा जाए दुधवा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, 4 हैं, तो एक हो जाता है अमनगढ़, ये 2012 में घोषित होता है। और दुधवा क्या है, टाइगर रिजर्व कब घोषित होता है, तो ये 1987 में घोषित होता है, तो ये 2 हो गए। तीसरा है यहाँ पर पीलीभीत, जिसे 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। और चौथा है आपका अभी ये आपका घोषित हुआ था 2022 में, 2022 में घोषित होता है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये देश का क्या है 53वां टाइगर रिजर्व है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में भारत सरकार के द्वारा, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि जिसे आप लिख सकते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये 2005 में आई थी, तो इसे आपको बनाई गई थी, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में जो स्थित हैं वो 2 हैं, यहाँ पर स्थित हैं। तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दादरी हो जाएगा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगरौली। तो ये 2 क्या हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बाकी अगर यहाँ बात कर लेते हैं डार्लीपाली, तो इसकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन आपकी उड़ीसा में है। एक और यहाँ पर दिया गया है विंध्याचल, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में क्या है,
कि जो एनटीपीसी है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं वो 5 हैं। तो एक है यहाँ पर आपका सिंगरौली हो जाता है, दादरी है, रिहंद है और फिरोज गांधी ऊंचाहार है। और एक संयुक्त क्षेत्र का है जिसे हम मेजा में अवस्थित है, तो वो यहाँ पर 5 हो जाते हैं पूरे। फिर यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर जो हमें लिस्ट क्या दी गई, इसे मैच करना है। यहाँ पे पशु दिए गए हैं और फिर उनकी नस्ल के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर गाय की जो नस्ल है वो देवनी है, बकरी की नस्ल बरबरी है और भैंस की नस्ल क्या है वो भदावरी है। और यहाँ गिर किसकी नस्ल है, तो यहाँ भेड़ की बताएगी, तो ये गलत है। गिर जो नस्ल है ये गाय की नस्ल है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी लिस्टिंग के बारे में बताया दिया गया है, लिस्ट में ये हम मैच करना है। सूची 1 से सूची 2, यहाँ पर पुस्तक का नाम लिखा है और यहाँ पर लेखक का नाम लिखा है। तो पुस्तक पहली दी गई है रास पंचाध्यायी, तो रास पंचाध्यायी जो आपका लिखा गया है इसके लेखक हैं आपके नंददास, यानी कि ये तीसरा हो जाता है। और विकल्प बी, यहाँ पर विकल्प बी में मतलब ये ऑप्शन बी में कहाँ पर दिया गया है चैतन्य भागवत, तो चैतन्य भागवत लिखी गई है आपका वृंदावन दास के द्वारा, ये पहला हो जाता है। फिर दिया गया है चैतन्य मंगल, तो ये हो जाता है आपका जयनंदा और भक्ति रत्नाकर, तो ये हो जाता है नरहरि चक्रवर्ती। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये इसमें विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जहां पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होंगे, तो ये दो चीजें जहां पर होंगी कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो ये क्या करेंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करेंगे। बाकी देखो ऑप्शन में कहीं पर वसा है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं, कहीं कार्बोहाइड्रेट है तो वसा नहीं है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इससे क्या होता है अधिकतम कैलोरी क्या होती है इसके उपभोग पर प्रदान होती है मानव शरीर को। आगे क्वेश्चन लिया गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन है। तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए उनमें भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति थे, वो भारतीय, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये 1930 में क्या सितंबर 1930 से शुरू होता है और जनवरी 1931 तक चलता है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है सेकंड वाला, तो ये शुरू होता है आपका सितंबर 1931 से, ये चलता है दिसंबर 1931 तक। और थर्ड वाला ये 1932 नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 तक चलता है। अब यहाँ पर गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, यानी कि। और अगर यहाँ पर थर्ड वाले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये इसका जो समय रहा बहुत ही कम ही रहा, यानी कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक ही ये समाप्त हो जाता है। दूसरे वाले के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, क्योंकि यहाँ पर सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट इन दोनों लोगों ने क्या किया था, जो भारत की जो महिलाएं थी इनका यहाँ पर इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इंग्लैंड में जाकर के, तो ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इन्होंने सेकेंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। फिर आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश या फिर कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो ये क्या है बाल्टिक सागर और कौन कौन स्थिति नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे यहाँ पर क्या है बाल्टिक जो सी है यानी बाल्टिक जो सागर है उसके तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पर देखो नॉर्वे जो दिया गया है ये लिखा हुआ है नॉर्वे। अब नॉर्वे देखो यहाँ पर ऑप्शन में स्वीडन और नॉर्वे दिया गया है, तो स्वीडन तो है, देखो ये क्या हो जाता है बाल्टिक सी हो जाता है, ये वाला पोर्शन बाल्टिक सी का हो जाता है। अब यहाँ पर स्वीडन तो है लेकिन नॉर्वे देखो यहाँ पर क्या है ये अलग पार्ट हो जाता है, तो ये नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर बहुत बारीकी से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है आयोग के द्वारा। अब देख लेते हैं बाल्टिक सी, तो ये हो जाता है पूरा बाल्टिक सी का लोकेशन, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। तो बाल्टिक सी वाली यहाँ पर बात यहाँ तक खत्म हो जाती है और ये क्या हो जाता है नॉर्वे अलग हो जाता है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कि इसके तट पर कौन कौन से देश हैं।
तो देखो रूस है, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड। ये देखो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड, स्वीडन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मतलब देश क्या हो जाते हैं, बाल्टिक सी के तट पर हो जाते हैं, यानी कि बाल्टिक सागर के तट पर हो जाते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको जानना तो ये वाला मैप आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, ये था आपका करंट अफेयर का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी, इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है, उड़ीसा ने ये पदक जीते थे। अब अगला प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है आने वाली परीक्षाओं में के लिए भी, कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यह त्रिशूल शिखर है। अब त्रिशूल क्या है कि यहाँ पर 3 चोटियां हैं और वो त्रिशूल जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको त्रिशूल चोटी या त्रिशूल शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो हाँ, ये विकल्प क्या है, पहला जो कथन ये सही है। और यह चोटी क्या है, 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 7100 प्लस, यानी कि 7100 के आसपास लगभग है। तो ये विकल्प दूसरा वाला कथन जो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। और यह क्या है, उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित 3 पर्वत चोटियां हैं, और ये सम्मिलित रूप से इस तरीके से ही इन्हें त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमें याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, उसका उपभाग कौन सा नहीं है। पहले दिया गया है पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, तो ये तो पर्वत तो स्थल हो जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है निम्न स्थलीय, तो ये भी स्थल वाला है। अर्धशुष्क पारिस्थितिकी, तो ये भी क्या है, सूखा कहाँ पर होगा, तो सूखा कहीं स्थल में ही होगा, तो ये हो जाता है। तो विकल्प सी क्या हो जाता है, ये स्थल वाला नहीं है। माफ करना, विकल्प बी कहाँ पर दिया गया है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा होता है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय के अंतर्गत आते हैं घास के मैदान आते हैं, जंगल आते हैं, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान आते हैं, और कुछ टुंड्रा वाले जो क्षेत्र हैं वो भी आते हैं। अब जंगलों में अगर बात कर लें तो जंगल यहाँ पे 3 टाइप के बताए गए। एक तो होते हैं उष्ण कटिबंधी, जहाँ पर हमेशा क्या होती है, वर्षा होती रहती है और उमस रहती है। और एक होते हैं शीतोष्ण पतझड़ वन, यहाँ पर क्या होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में ठंडी होती है, कहीं बर्फ भी गिरती है। ये क्या करते हैं अपना, यहाँ पर पतझड़ भी होता है। एक होता है बेरेवियल या फिर उत्तरीय शंकुधारी, या फिर जिन्हें हम टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देख लेते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो यहाँ पर एक होता है अलवड़ी जल, यानी कि जहाँ पर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। एक होता है समुद्र यानी कि मरीन वाला पारिस्थितिक तंत्र होता है। एक होता है संक्रमणकालीन पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर नदियों का वाला पानी भी आ रहा है, और इस वाले क्षेत्र में क्या है, ये समुद्र है। तो इस वाला जो क्षेत्र हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे कि सुंदरबन डेल्टा वाला जो पार्ट है वो उसका उदाहरण यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समुद्र का पार्ट है, कुछ नदियों का वाला यानी कि फ्रेश वाटर, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मरीन जो वाटर होता है यानी कि सी वाटर। तो ये दोनों का यहाँ पर मिक्सअप होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, विकल्प सी यानी कि दोनों कथन सही होंगे। इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, और उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन के श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था। तो ये चीज़ें आप देख करके इस बात का अनुमान लगा सकते हो कि एग्जाम में आरओ का जो पेपर बनता है वहाँ पर कितनी डीप में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ये जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रदान किया गया था।
कब प्रदान किया गया था सबसे पहले? तो ये 2018 में प्रदान किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान में जो भाग 9A है यानी कि 9th A में निम्नलिखित क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। तो किसे प्रदान किया है हमें ये बताना है। तो जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है तो इसे नहीं प्रदान किया है। यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है तो इसे प्रदान किया गया है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र की। तो ग्रामीण क्षेत्र को जब प्रदान किया गया था तो ये था पार्ट का यानी भाग आपका क्या था? 9 था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए संविधान संशोधन अलग हुआ था और भाग 9A के लिए क्या किया गया था? शहरी में प्रावधान किया गया था। तो इसके लिए संविधान संशोधन अलग था। अगर बात करें इसका 9A का तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन, जिसका समय था 1992। और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण की बात करें तो इसके लिए इससे पहले संशोधन किया गया था जो था 1992 में, और ये था आपका 73वां संविधान संशोधन यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये वाला 73वां संविधान संशोधन करके पंचायतें बनाई गई और यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन का जो इकाइयाँ बनाई गई जिन्हें नगर पालिका नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में जो आप चीज़ें जानोगे कि भाग 9A जो था नगर पालिकाओं से संबंधित था। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन किया गया और इसके तहत में एक अधिनियम जोड़ा गया था और इसका समय क्या था ये आप देख पा रहे होंगे। इसके लागू करने की जो डेट थी वो 1 जून 1993 को थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं भाग 9A में तो ये 243P से लेकर के 243ZG तक शामिल हैं और इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया? अधिनियम बना करके संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत में अगर पहले नगर निगम की बात करें तो ये 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। तब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था यानी कि यहाँ पर अंग्रेज राज करते थे। और बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना आपका 1726 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन की। तो इसका कार्य समय हमने बता दिया और इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया था और इसका जो शीर्षक था उसे पंचायतें शीर्षक रखा गया था। इसके लिए जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेकर के 243O तक इसमें शामिल किया गया, प्रावधान किया गया और इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं और इसके लिए क्या हुआ? 11वीं अनुसूची निर्धारित की गई थी। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है यानी कि अब बायोडीजल प्लांट। तो जेट्रोफा है जो आपका बायोडीजल प्लांट है। इसमें क्या है कि इसके सीड्स निकाल करके, इसके बीज निकाल करके और उनका अगर उपयोग करें तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं ज़्यादा ही मात्रा में तेल निकलता है जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में कर सकते थे। और इसका एक अन्य नाम भी दिया गया जेट्रोफा का, जिसे हम आपसे पूछा भी जा सकता है, जिसे हम लोग रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। तो जेट्रोफा या फिर रतन जोत। और इसके लिए एक मिशन शुरू हुआ जिसका नाम था नेशनल बायोडीजल मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी आपके दिसंबर 2009 में, कह सकते हैं 2009 में शुरू हुआ या फिर लॉन्च हुआ था और कि केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इसे बताया गया कि 2017 तक क्या करेंगे कि जो डीजल है उसमें क्या करेंगे कि 20% जो इसका जो फ्यूल है बायोडीजल उसको यहाँ पर मिश्रित करेंगे, ऐसा इसका लक्ष्य था। लेकिन ये कुछ कारगर नहीं रहा, ज़्यादा सफलता इसे नहीं मिल पाई। तो ये चीज़ें आपको क्या है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण जो है प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर जो शासक दिए गए हैं वो हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त फर्स्ट। तो कुमारगुप्त जो प्रथम है यानी कि जो आपका विकल्प डी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इनकी उपलब्धियों का विवरण दिया गया है या प्रस्तुत किया गया है। इसके अगर रचनाकार की बात करें यानी कि इसको मतलब इसकी रचना किसने की थी, यहाँ पर क्या क्या इसमें सब संस्कृत में लिखा हुआ है और इसके जो रचनाकार हैं वो कवि वत्स भट्टी हैं, कवि वत्स भट्टी हो जाते हैं।
और इसके अंतर्गत क्या है कि सूर्य की जो पूजा है उसका वर्णन किया गया है, और जो रेशम का जो काम करने वाले लोग थे उनके समय में, कुमारगुप्त के समय में, तो इनका भी इनमें आपको वर्णन मिलेगा, वर्णन दिया गया है। गुप्त काल में क्या हुआ कि जो कुमारगुप्त प्रथम थे इन्होंने ही सर्वाधिक अभिलेख जो क्या था जारी करवाया, तो इस वाली उपलब्धि को इन्हें ध्यान रखना है। अब अगर बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक की बात करें तो ये श्रीगुप्त इसके इस वंश के संस्थापक रहे हैं। और अंतिम जो अगर बात करें इसके जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं तो वो विष्णुगुप्त इसके अंतिम शासक रहे हैं। कुमारगुप्त का एक और यहाँ पर उल्लेख मिलता है इन्होंने मतलब इनके काम का, वो ये है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था तो इसकी इन्होंने क्या की थी, स्थापना करवाई थी। और इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था, मतलब इनके बाद में जिन्होंने जो पद पे आए वो थे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था कि जो गिरनार पर्वत था वहां पर इन्होंने सुदर्शन झील थी उसका इन्होंने पुनरुद्धार कराया था, जो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर अभिलेख की बात हुई है तो एक यहाँ पर आपने नाम सुना होगा एरड़ अभिलेख के बारे में। एरड़ अभिलेख में क्या बताया गया कि ये भानुगुप्त के द्वारा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कुछ इनका प्रमाण ऐसा मिलता है कि सती प्रथा का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और ये एक ऐसा अभिलेख है या फिर ऐसा साक्ष्य है जहाँ पर पहली बार किसी के मतलब सती प्रथा या फिर कह सकते हैं जो उस किसी के सती होने का यहाँ पर इसमें प्रमाण या साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त होता है। तो ये एरड़ अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर वेटलैंड यानी कि जो रामसर स्थल है उसके लेकर के। तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो यह क्या है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, ठीक है। और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो हाँ, ये दोनों विकल्प यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपके सही हो जाते हैं, यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। और ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य था जिसे क्या कर दिया गया, यहाँ पर रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो इस समय में जब मैं इस समय क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। और यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं इस समय, तो ये 75 रामसर स्थल हैं। और सर्वाधिक किस राज्य में हैं, तो ये सबसे पहले जो मतलब स्टेटस होल्ड करता था तो उत्तर प्रदेश था। अब उत्तर प्रदेश हट करके अब तमिलनाडु के पास में हो गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में 14 कुल रामसर स्थल हैं जो सर्वाधिक हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में कुल 10 ही रामसर स्थल हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर 2005 में रामसर स्थल बनाया गया, ऊपरी गंगा नदी जिसे ब्रजघाट के नरौरा जो ट्रेंच है वहाँ पर। और 2019 में यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, एक समसपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, और समन पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर है वो 2019 में, पार्वती अर्गा 2019 में, और सराई नावर झील 2019, और हैदरपुर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और ये सुर सरोवर झील, ये सब क्या है आपका, इन्हें रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर नरौरा की अगर बात आई है तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, एक बिजली उत्पादन संयंत्र है, किस टाइप का है, कैसा है, बुलंदशहर में स्थित है। बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो ये आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पौंडीचेरी में। ये 1974 में क्या होता है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित हो जाता है। ये क्या होते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और क्या करते हैं, एक स्थान से क्या करते हैं, कृषि विद्यालय, कृषि जो विश्वविद्यालय होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे ये संबद्ध होते हैं और जुड़े होते हैं। और इनका अगर कह सकते हैं मेन हेड कौन होता है, तो जो एक होता है ICAR, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे कहते हैं ICAR। इसकी स्थापना होती है आपका 1929 में। तो ये इनके और जो किसान होते हैं,
इनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है, किसानों के कल्याण के लिए काम करते हैं ये, तो इसके लिए स्थापित किए गए थे। अब तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे हो गए हैं और प्रेजेंट टाइम में लगभग 725 कृषि विज्ञान केंद्र इस समय हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए क्वेश्चन पूछा गया, ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताया गया था, मतलब आपसे कि ये 6ठा स्थान प्राप्त हुआ था। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाला जो स्वच्छता सर्वेक्षण है कब शुरू हुआ, तो ये 2016 में शुरू होता है। ये आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये यूज़फुल हो सकती है। और फिर यह क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सफाई स्वच्छता सर्वेक्षण ये रहता है। स्वच्छता सर्वेक्षण के बाद में अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो ये शुरू होता है, जो पहला जो फेज़ है ये शुरू होता है 2 अक्टूबर 2014 को, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि हम 2019 तक भारत को क्या कर देंगे, स्वच्छ बना देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के सेकेंड फेज शुरू हुआ, यानी कि जो दूसरा चरण शुरू होता है ये 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक चलेगा, जिसे आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या फिर उसका जो बेसिन है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है या फिर सबसे बड़ी है। यहाँ पर कावेरी दिया गया, महानदी है, नर्मदा है या ताप्ती है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो महानदी जो बेसिन है ये सबसे ज़्यादा है बाकी इन तीनों के कंपैरिजन में, यानी कि इनकी तुलना में। अब देखो ये महानदी हो जाती तो इसका बेसिन इतना है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर देख लेते हैं ताप्ती का, तो ताप्ती यहाँ से क्या होती है, ये इस तरीके से प्रवाहित होती है, और यहाँ पर नर्मदा भी क्या होता है, यहाँ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर के क्या अरब सागर में गिरती है। फिर अगर यहाँ पर दिया गया है एक और नदी है कावेरी, तो कावेरी का जो यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र है ये वाला इतना है, तो इसके कंपैरिजन में बाकी इन दो का जो प्रवाह क्षेत्र है कम है। महानदी का इसका कंपेयर करें तो ये महानदी का यहाँ पर प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा है। एक बात आपको यहाँ पर और याद रखनी है कि जो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं ये क्या होती हैं, भ्रंश घाटियों से होकर के प्रवाहित होती हैं, और ये क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, और क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। और डेल्टा न बनाने का कारण यह है कि ये रिफ्ट घाटी से, यानी कि जो भ्रंश घाटी वहाँ से प्रवाहित होती हैं, और उत्तर में आपका नर्मदा है और दक्षिण में आपका ताप्ती है। ये लोकेशन भी कभी कभी पूछी जाती है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महानदी की, तो इसका जो उद्गम क्या है, ये देखो यहाँ पर लोकेशन है महानदी की भारत के परिप्रेक्ष्य में, और इसका जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है वहाँ की सिहावा नामक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। पर्वत श्रेणी जो हैं ये से श्रेणियाँ हैं वहाँ से इनका उद्गम होता है, और इस नदी पर क्या हीराकुंड बांध है वो स्थित है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हीराकुंड बांध। अब क्या होता है कि जब बांध बनाया जाता है तो डैम बना करके यहाँ पर पानी रोका जाता है, तो एक क्या होता है, एक बड़ा सा जलाशय बन जाता है। तो जिस जलाशय को लेकर के एक यहाँ पर यह है कि ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील या जलाशय बन जाता है, तो एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या जलाशय है कौन सा, हीराकुंड वाला पार्ट जो है बांध जहाँ स्थित है। अब अगर इसके सहायक नदियों की बात करें तो ये दिया गया है, कभी कभी आपको एग्जाम में शिवनाथ मिलेगा लेकिन यहाँ पर लिखा है शिवनाथ, तो ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाकी सहायक नदियाँ आप देख पा रहे होंगे, ओंग है, तेल है, तो ओंग है, तेल है, ठीक है, तो ये सारी क्या है इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है, ये क्वेश्चन लिस्टिंग का है। लिस्टिंग क्या है, वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है और वो किससे संबंधित है, उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, तो उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर बीरबल साहनी का जो क्षेत्र रहा है वो रहा है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, और केसी मेहता का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो पादप रोग विज्ञान से रहा है। इसी तरीके से पी महेश्वरी की अगर बात करें तो जो भ्रूण विज्ञान है उससे इनका संबंध है, और एम एस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प पी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 3 से शुरू होता है, 3 4 2 1। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि यूपी डॉस जो दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश
डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी कि UPDASP। ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था, किसके द्वारा, यानी कि प्रायोजित था। तो ये जो स्पॉन्सर्ड था ये सरकार के द्वारा ये प्रायोजित था। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में क्या दिया गया है कि जो UPDASP है ये शुरू किया गया था आपका, सबसे पहले अगर शुरू हुआ था ये 1998 में शुरू हुआ था और ये चला था 31 मार्च 2004 तक। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, सबसे पहला जो शुरू हुआ, जो प्रथम चरण से 2004 तक चला, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसकी सहायता यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये वर्ल्ड बैंक है। और जो दूसरा फेज चला, ये आपका जो दूसरा फेज चला 2007 से लेकर के 2013 के मध्य तक, इसमें राज्य सरकार द्वारा ये प्रायोजित था। और इसमें क्या था, RKVYGOI, यानी कि जिसे आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या करता, इसका काम क्या था कि उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्र में सहायता प्रदान करना और इसके माध्यम से क्या करना था कि किसानों की भागीदारी को बढ़ाना था, कृषि विविधता को बढ़ाना था कि अलग अलग तरीके की फसलें बोई जाएं और उपज बढ़े, मतलब कम जमीन में कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो सके। तो इन सब चीज़ इस तरीके से कुछ उद्देश्य था इनका, और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है राज्य में 2017 में, तभी इस आयोग का क्या यहाँ पर गठन किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अप्रैल 2017 में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 2022 तक जो किसानों की जो आमदनी है, कमाई है, उसको दोगुना करने में यहाँ पर इससे हेल्प लेना या मदद करना है। ठीक है, बाकी तो आप जानते हो कि कोई कानून मतलब राज्य में तभी बनता है जब राज्यपाल उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं या फिर अनुमति देते हैं अपने सिग्नेचर्स के द्वारा। अब देख लेते हैं यहाँ पर संयुक्त ये दिया गया है अगला क्वेश्चन कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। अब इनके बारे में ये दिया गया है कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दूसरा कथन दिया गया है कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसमें आपका कौन सा सही विकल्प होगा, कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपका जो आयोग के द्वारा आंसर की प्रोवाइड कराएगी उसमें विकल्प ए आपका सही उत्तर माना गया, यानी कि जो कथन ए है आप इनका इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए ये जाने जाते हैं कौन, शेर शाह सूरी। अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो जो सूरी साम्राज्य था, ठीक है, तो उसके ये संस्थापक रहे हैं शेर शाह सूरी। और 1940 में मुगल साम्राज्य पर जो इसका था नियंत्रण अपने हाथ में इन्होंने ले लिया था और उन्होंने चांदी का सिक्का भी पेश किया था उसके बाद में, जिसे मुगलों ने जारी रखा था। और ये इसके संस्थापक थे। और इनका जो बचपन का नाम था इनका, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो फरीद नाम था इनका। और राजधानी इन्होंने इनकी सबसे पहले किया थी सासाराम, बिहार में इसकी राजधानी थी। और तांबे का सिक्का भी इन्होंने चलाया, चांदी का तो इन्होंने क्या नाम रहा, रुपया रखा था। और जो इन्होंने एक तांबे का जो चलाया था जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, दाम रखा था, दाम। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चौसा का युद्ध जब हुआ था ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया। इसका जो समय था 1539 यानी कि 1539 के समय में हुआ था। अब शेर शाह सूरी का मकबरा जो बिहार के सासाराम में स्थित है, ये क्या है देख पा रहे होगे आप, एक झील के जो है आपका एक यहाँ ये इसके मध्य में स्थित है। इसकी लोकेशन कहाँ है, सासाराम बिहार में है। और इसके जो वास्तुकार हैं, डिजाइनर यानी कि जो वास्तुकार जिन्हें जो हैं वो कौन थे, मीर मोहम्मद अलीवाल खान थे। ठीक है, तो अलीवाल खान दिया गया लेकिन मीर मोहम्मद अलीवाल खान इसके क्या कहते हैं, इसके वास्तुकार रहे हैं। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और इसमें क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, सैंडस्टोन का। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि जो टाइप दिया गया है यानी कि जो यहाँ पर जो वास्तुकला दी गई है उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें
तो आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कह सकते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में मतलब ऑप्शन में ना मिले तो ये हो सकता है कि आपसे हिंद ईरानी वास्तुकला कह दिया जाए। अगर यह भी ना मिले, मतलब ये भी ना हो, तो ये क्या हो सकता है, हिंदुस्तानी या कह सकते हैं मुस्लिम करके मिल सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बदल सकता है, शब्द बदल सकता है, लेकिन बाकी जो मेन मोटिव है इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो कब किया गया, तो ये तो हमारे नहीं रखता, मतलब किया गया था जनवरी 2022 में, लेकिन अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये हैदराबाद में स्थित है। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अब आने वाले एग्जाम्स के लिए इसे आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो इसके लिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद जिसका नाम क्या है, किला ए कुहना, का निर्माण किसके या किसने किया था। तो यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, जब इन्होंने क्या किया था, इस पे आधिपत्य किया था, तब के समय की बात है। और ये पुराने किले के भीतर बनी हुई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जब पराजित किया, उसके बाद में इसे अपने निजी उपयोग के लिए इसका निर्माण कराया। और उसके बाद में ही इन्होंने क्या, मतलब लोगों के द्वारा एक ऐसा बताया गया कि मतलब उनकी शाही आकांक्षा का ये प्रतीक बन गया, ऐसा उन लोगों ने माना। ठीक है, ये किला ए कुहना मस्जिद ये निजी उपयोग के लिए उन्होंने रखी थी। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये अभी भी चल रही है। ठीक है, और इसके अनुसार कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है। वन मतलब क्या है, फॉरेस्ट कवर है। तो ये एक क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, यानी कि स्टेट और यूटी हो जाते हैं, वो 17 हो जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इस समय जब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आई उसमें कितना आवरण क्षेत्र था, तो 80.9 मिलियन जो हेक्टेयर था इसका कुल फॉरेस्ट कवर था। कुल फॉरेस्ट कवर में क्या होता है, आपके वन आते हैं और वृक्ष आते हैं, तो ये कुल हो जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुल परसेंट की बात करें तो ये कुल भारत का जो ये वाला जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये भी शामिल है। ठीक है, अंडमान निकोबार भी शामिल है। तो इसके कुल क्षेत्रफल का 24.62% के हिस्से पर मतलब क्या है, फॉरेस्ट कवर है, जो नई रिपोर्ट आई थी यानी 2021 में उस समय पर, तो उसके हिसाब से इतना परसेंट कवर है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण ये क्या है, ये इस्टेब्लिश किया गया था कब, आपका 1981 में। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये देहरादून में स्थित है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। तो ये सबसे पहली जब रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो ये 1987 में प्रकाशित की गई, और जो वर्ष जो रिपोर्ट आती है इसके अंतर्गत वनों का और वृक्ष जो संसाधन है इनकी रिपोर्ट आती है, और ये हर 2 साल पर आती है, यानी कह सकते हो ये द्विवार्षिक सर्वेक्षण है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ प्रावधान दिए गए वनों को लेकर के, तो यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं यूपी के एग्जाम में। तो भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1927 में लाया गया था। और फिर एक यहाँ पर दिया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 में बनाया गया। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अगला कि वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 में आता है, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक और यहाँ पर आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 2006 में बनाया गया, यानी कि वन अधिकार अधिनियम। एक है यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में आता है, जिसे आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे दिया गया है, पूछा गया था आपसे कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा यहाँ पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया जाता है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ना पूछ करके इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर पूछा, जो उसमें कौन थी, सिमोन जो बाइल्स थी, इन्हें क्या किया गया था, एथलीट ऑफ द ईयर उस समय घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
अब यहाँ पर क्या किया गया है, 4 कथन दिए गए हैं। 4 कथन कौन कौन से? इसमें सबसे पहले नाबार्ड के बारे में बात की कि उसकी स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना जो होती है वो होती है आपका 1982 यानी कि 1982 में होती है। फिर स्वयं सहायता समूह यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इनका जो बैंक से लिंकेज वाला जो प्रोग्राम शुरू होता है वो कब होता है? तो ये शुरू होता है आपका 1992 से लेकर के 1993 के मध्य में। और फिर यहाँ पर दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये हुआ था आपका, शुरू की गई थी 1998 1998 में। फिर यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यानी कि रीजनल रूरल बैंक, तो ये वाला जो प्रावधान था 1975 में लाया गया, 1975 में। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प ए आपका, जो कालक्रमानुसार हो गया, बाकी आप अरेंज कर सकते हैं, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है। अगर यहाँ पर सबसे पहले जो RRB बनी यानी रीजनल रूरल बैंक बनी, ग्रामीण बैंक बनी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो कौन थी? तो ये प्रथमा बैंक एक बनाई गई थी, सब देश की सबसे पहली ग्रामीण बैंक थी। तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया था ये 2 अक्टूबर को किया गया था, 1975 को। अब अगर इसका बात करें कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद जिला है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। अब प्रथमा बैंक में कौन कौन इसकी प्रायोजित बैंक कौन थी? तो ये सिंडिकेट जो बैंक थी, इसकी क्या थी? ये प्रायोजित बैंक थी, सिंडिकेट बैंक, इससे आपको ध्यान रखना है। अब ये जो RRB आते हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे मैं थोड़ा सा और यहाँ पर चीज़ें क्लियर करूँगा, बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि जो इनका जो शेयर कितना होता है, इसका मालिका, मतलब इनका जो ऑनरशिप कितनी कितनी होती है, तो पहले तो होता है भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार कह सकते हो आप, ठीक है। और एक होता है आपका नेशनलाइज बैंक, जिनकी ये क्या होती हैं, बैंक्स होती हैं। और एक होता है आपका राज्य सरकार। तो राज्य सरकार यानी कि जिस राज्य में वो बैंक है स्थित है, तो इसमें जो भारत सरकार का जो हिस्सा होगा वो 50% रहता है, और जो नेशनलाइज जो बैंक होती है जिसकी वो बैंक है उसमें उसका हिस्सा 35% होता है। अब बचा यहाँ पर 15%, वो जिस राज्य में वो बैंक खोली जाती है वहाँ पर इसका इतना हिस्सा रहता है। अब यहाँ पर नाबार्ड बैंक की अगर बात हुई है, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना क्या होती है? 1922 में होती है। और ये अगर सीधे और डिटेल में जाए, आपसे पूछा जाए कि डेट भी अगर आपसे पूछ ले, तो इसे आपको ध्यान रखना है, 12 जुलाई को होती है इसकी स्थापना। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था शिवरमन समिति। तो इस समिति की जो सिफारिश पर क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई में, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में, तो इसमें कुछ कथन दिए गए, ये आपसे पूछे गए थे, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि इसका संस्करण पूछा गया, इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किस शहर में हो, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछा गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है, जन्मदिवस होता है, या फिर कह सकते हो आप जयंती मनाई जाती है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1985 में शुरू किया गया था, इसे एक उत्सव के रूप में, ठीक है। और उत्सव के रूप में मनाते मनाते जो पूरा महोत्सव का रूप दिया गया, वो आते आते 1995 में मतलब क्या किया गया, सुचारू रूप से मनाया जाना शुरू किया गया। तो 12 क्या होता है आपको यहाँ पर, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार के प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट जो एक्ट है यानी कि अधिनियम है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे पारित किया गया था? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2001 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट। यहाँ पर इसके नाम से ही चीज़ों को आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या करते थे कि पौधों की किस्में जो थी, मतलब जिनकी जो वैरायटीज़ थी, उनको यहाँ पर क्या करना, उनको यहाँ पर उनका संरक्षण प्रदान करना, उनको बचाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जो नई किस्में हैं, नई जो वैरायटीज़ हैं, उनको क्या करना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको विकसित करना, उनको संरक्षण प्रदान करना। फिर और उसके साथ क्या शामिल था इसमें कि जो किसान हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, उनके क्या हुआ, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, तो इसके लिए ये एक्ट यहाँ पर लाया गया।
द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया कि नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित किया गया था क्या? सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें यह पूछा गया था कि कौन सा शहर इन 3 शहरों में शामिल नहीं है। तो इन 3 शहरों में जो इंदौर है वो शामिल नहीं था। बाकी ये टॉप के क्या हैं, 3 शहर हैं जिन्हें आप देख सकते हो। तो सबसे पहले कौन था? सबसे टॉप पे था शिमला, फिर यहाँ पर आपका कोयम्बटूर था, और आपका यहाँ पर थर्ड पे आपका चंडीगढ़ था। तो ये हो गया जो आपका करंट का मुद्दा था। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी जगह शुरुआत की बात करें, शुरू कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत होती है 2018 में। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पर बात हुई है सतत विकास लक्ष्य के बारे में, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यानी कि SDG, तो जो UN महासभा है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, इसके द्वारा 2015 में ये क्या किया गया, एक एजेंडा लाया गया। एजेंडा का नाम क्या था? एजेंडा 2030। ठीक है, ये अपनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसमें ये क्या कहा गया कि 2023 तक हम 17 जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनको क्या करेंगे, मीट करेंगे, इनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। एजेंडा 2030 क्या है, कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो 17 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन कब हुआ था, कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका 6 अगस्त 1952 को, यानी कि 6 अगस्त 1952। तो विकल्प यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। यह क्या है, एक संविधान से अलग निकाय है, यानी कि संविधानेतर निकाय है। और इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री जो उस समय होंगे वो PM क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सिडबी के नाम से जानते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है उसे हमें बताना है। तो इसका मुख्यालय जो है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल और 1990, यानी कि 1990 को 1990 में। इसका काम क्या है, इसका यानी कि इसका उद्देश्य क्या, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो MSME होता है, यानी कि जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, उनको क्या करना है, उनके विकास के लिए इसे काम करना है, इन्हें काम करना है, विकास के लिए काम करना है। और उनमें क्या करना है, खासकर जो वित्तीय ज़रूरतें होती हैं, यानी कि जो पैसे का जो ज़रूरतें होती हैं, इन्हें पूरा करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट, ये एक्ट कब आया, यानी कि अधिनियम कब आया? तो ये 2006 में एक अधिनियम बनाया गया था। अब फिर अभी हाल ही में क्या हुआ, 2020 के आसपास क्या हुआ कि इसके जो MSME है, इसमें संशोधन करके इसकी परिभाषा को बदला गया। तो क्या परिभाषा है, हम आगे वाले इससे पहले कंप्लीट भी कर चुके हैं और आने वाले क्लासेस में भी हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में होता है? कोहरे को, ध्वनि को, प्रदूषित जल को, या फिर धुएं को? तो इसके लिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो धुआं होता है उसके घनत्व को नापने के लिए या मापने के लिए जो रिंगलमैन स्केल है उसका प्रयोग किया जाता है। जो अब इसके नाम की अगर बात करें, एक स्केल बनाई गई जो यहाँ पर जो स्मॉग था उसके डेंसिटी, उसके घनत्व को मापने के लिए, और इसको जो आविष्कारक थे वो कौन थे, रिंगलमैन थे। तो इसीलिए इसको जो नाम दे दिया गया वो रिंगलमैन स्केल कर दिया गया था। उनके सम्मान में इसका नाम चेंज कर, मतलब उन्हीं के नाम पर रखा गया था, और इसमें कुछ खास नहीं है। और ये थे कौन, ये पेरिस के जो कृषि इंजीनियर थे, ठीक है, प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन। ठीक है,
अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दिया गया है किताब के बारे में है, किताबों की। अब किताब के बारे में क्या दिया गया कि किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं और इन्हें क्या किया गया कि तार्किक व्यवस्था के रूप में यहाँ पर चयन करके हमें इन्हें लिखना है, अरेंज करना है। क्या दिया गया है? प्रस्तावना है, विषय सूची है, अध्याय, अनुक्रमणिका, शीर्षक, यानी कि इंट्रोडक्शन, कंटेंट्स, चैप्टर्स, इंडेक्स और टाइटल। तो इन्हें हमें क्या करना है? एक तार्किक रूप में रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा। तो शीर्षक जो यहाँ पर दिया गया है ये सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पर आएगा विषय सूची दूसरे नंबर पर, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है आपका विषय सूची के बाद में दिया जाएगा इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद में चैप्टर्स के नाम आएंगे, अध्याय आएंगे, ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर पर। फिर आएगा इंडेक्स यानी कि अनुक्रमणिका, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फिफ्थ नंबर पर। तो ये आपका सही उत्तर किस में हो जाएगा? आपका 5 से शुरू होता है, तो ये विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो रीजनिंग है या लॉजिकल जो यहाँ पर जो रीजनिंग है उसका एक क्वेश्चन बना करके आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है, नहीं पाई जाती है ऐसा हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है सहरिया, तो सहरिया जो जनजाति है ये यहाँ पर वाराणसी में नहीं पाई जाती है। बाकी जो है चेरो है, गोंड है, खरवार है, ये जनजातियाँ क्या हैं? वाराणसी में पाई जाती हैं। तो चेरो, गोंड, खरवार और क्या है यहाँ पर धुरी हो गई, ओझा हो जाती है और नायक हो जाती है, और यहाँ पर एक पथरी, तो ये सारी जनजातियाँ वाराणसी में ही पाई जाती हैं। बाकी अगर सहरिया की अगर बात करें तो ये ललितपुर जिले में पाई जाती है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है। तो ललितपुर जिला, इसे आपको ध्यान रखना, बुंदेलखंड जो रीजन है वो यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर जनजाति की अगर बात कर लेते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तो जो जनगणना 2011 में हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? वो 1134,273 है। अब संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है 342, इसमें क्या है? जनजातियों का उल्लेख है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या की मतलब बात करें उत्तर प्रदेश में तो थारू की जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो वो 12 जनजातियां हैं, जिसमें क्या है सबसे पुरानी जो जनजाति है वो थारू और बुक्सा है। और सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो सोनभद्र जिले में, और सबसे कम जो है वो बागपत में पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश में? तो वो थारू है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो गोरखपुर का है, जो है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है और उसका जो तराई भाग है वहाँ पर ये निवास करती हैं। ये इनका संबंध किरात वंश से है और दिवाली के शो के रूप में मनाते हैं। फिर यहाँ पर बदला विवाह तथा बदला विवाह यहाँ पर प्रचलित है। बाकी इतना ही जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में ही जाना है। फिर देख लेते हैं एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना जो है प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया था कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी कि किस जिले में या किस जिले से प्रवेश करती है? तो हमें ये बताना है। तो बिजनौर है, मेरठ है, सहारनपुर है या फिर जेपी नगर है? तो यहाँ पर जो विकल्प ए आपका जो दिया गया है वो सही उत्तर हो जाएगा कि जो बिजनौर जिला जो है वहां से क्या करती है? गंगा इंटर करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से गंगा चलती हैं। और ये क्या है? ये वाला जो जिला है क्या? ये बिजनौर है। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये इसकी स्थिति, और यहाँ से ये गंगा की यहाँ पर एंट्री है, और ये गंगा नदी यहाँ से आ करके इस तरीके से ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब अगर बात करें कि गंगा कुल कितने जिलों से बहती है, तो गंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो 28 जिले हैं उनसे ये बहती है, 28 जिलों से होकर के बहती हैं। अब प्रयागराज में क्या होता है? ये यमुना से आकर के मिल जाते हैं। ये प्रयागराज है ये वाला, और यहाँ पर देखो यमुना से आकर के मिलती हैं। और यमुना क्या है? गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2008 में
भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उसे घोषित किया गया, और इसके रूप में किसे घोषित किया गया, तो ये गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था नवंबर 2008 में। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो उस अनुच्छेद का नाम हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर विकल्प ए दिया गया है 100, यानी कि आर्टिकल 100, आर्टिकल 108, आर्टिकल यहाँ पर 110। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। जो अनुच्छेद 108 है, इसमें जो कोई बिल है वहाँ पर गतिरोध है, उसकी उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 108 में है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि दोनों सदन जो होंगे, इस मतलब इनका जो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो जो लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं वो उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं ये इस वाली बात का प्रावधान कहाँ पर है कि अध्यक्ष लोकसभा का मतलब अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा ही अध्यक्षता की जाएगी। तो ये 118 में, अनुच्छेद 118 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 118 में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन का यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पर नहीं हो सकती। तो जब अगर कोई धन विधेयक है, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है मतलब, और यहाँ पर एक और क्या है, संविधान संशोधन है, तो इन कंडीशन में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना। फिर आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग और माल गुर्जरी। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि ऊपर वाले जो ये तीन हैं, राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग अदारंग, तो ये क्या है, ये महान विभूति हैं, ये संगीतज्ञ रहे हैं। अब अगर बात कर लेते हैं माल गुर्जरी की, तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, यह क्या है, एक गायन की शैली है। मतलब ये जो पहले जो शास्त्रीय संगीत गाए जाते थे, मतलब क्या है, ये गाए जाते हैं, तो ये उनका एक प्रकार है, गान, ठीक है, ये गान है माल गुर्जरी। तो इसे आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, आपसे पूछा गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है कि द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी, यानी कि जो 7वीं जो अनुसूची है, यहाँ पर दिया गया है ना 7वीं जो अनुसूची है, उसमें क्या है, 3 जो क्या है सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो ये आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो देखिए सेंट्रल क्या क्या यहाँ पर दिया गया कि एक संघ सूची है, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, एक समवर्ती सूची है, और ये यहाँ पर तीसरी क्या है, एक राज्य सूची है। संघ सूची में क्या है, जो केंद्र सरकार है वो कानून बनाएगी। राज्य जो सूची है उसके अंतर्गत कौन, राज्य सरकार कानून बना सकती है उन विषयों पर। और समवर्ती सूची में क्या है, राज्य और केंद्र दोनों क्या करते हैं, उस पर कानून बना सकते हैं। अब अगर इसमें बात कर लेते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं इस समय, तो ये 99 विषय हैं, और राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो यहाँ पर आपके 61 विषय लगभग हैं यहाँ पर, और समवर्ती सूची में कुल 52 यानी कि 52 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अगर जब ये बना था तब इसमें कितने 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, और 22 अगर इसमें क्या है भाग हैं, और 12 इसमें क्या है, इसमें अनुसूचियाँ हैं। फिर अगर बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन किस पे कानून बना सकता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन्हें चीज़ें आप देख करके कंप्लीट कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि 1926 में गठित नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाता है विकल्प ए। तो अंबिका जो चक्रवर्ती साहब जो हैं, ये इसके जो है प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। अब ये देखो प्रारंभिक सदस्य, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बाकी यहाँ पर क्या है, ये इसके सदस्य रहे। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, और किसके द्वारा, ये भगत सिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है।
तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सुगमता सूचकांक। तो इसके लिए जो पहला जो कथन दिया गया है यही सही है, बाकी दूसरा कथन सही नहीं है। ये क्या है कि सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का यह एक तरीका है। अब यहाँ पर जो दिया गया कि भारत के MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये विकल्प जो कथन दूसरा है ये गलत हो जाता है। इसमें क्या है कि जो बैंक हैं उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर आकलित किया जाता है। ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या है भारतीय जो बैंक संघ है वो यहाँ पर इसके लिए काम करता है, इसमें सहयोग प्रदान करता है, ये सब चीज़ें तैयार करने में, इनको आकलित करने में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील थी, क्वेश्चन तो आपसे इस तरीके से ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन अगर इसका जो सही उत्तर होगा तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, दोनों पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और पानी में नहीं जो घुलते हैं वो कौन से हैं, ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये क्या होते हैं, जो वसा है जिसे फैट कहते हैं उसमें क्या होते हैं, ये घुलनशील ए डी ई के। बाकी ये दो क्या हैं, ये पानी में घुलनशील हैं। अगर विटामिन शब्द की बात करें कि सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे सी फंक, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, विटामिन या प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉप्सन इकाई, तो जो डॉप्सन यूनिट है ये क्या है, निम्नलिखित में से इससे क्या नापा जाता है, इसे क्या मापा जाता है, उसे हमें बताना है। तो डॉप्सन आप जानते होंगे कि जो ओजोन है, जो ओजोन की जो सांद्रता है, यानी कि जो ओजोन कंसंट्रेशन है, इसकी जो, या आप कह सकते हो जो ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी है। अगर आम इस तरीके से और जनरल लैंग्वेज में जानना चाहें तो उससे जान सकते हैं कि उसकी जो परत की मोटाई है या सांद्रता है उसे मापने में इसका प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई। ठीक है, अब ओजोन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके O3 यानी कि ओजोन का निर्माण करते हैं, और जो ओजोन लेयर होती है ये यहाँ पर पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत है उसमें स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख पा रहे हो कि ट्रोपोस्फेयर है और ये क्या है, एक स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, इसके बीच में कौन स्थित है, ओजोन लेयर स्थित है। अब सबसे पहले आप क्या देखने को पाओगे, ट्रोपोस्फेयर यानी कि जिसे आप क्षोभ मंडल के नाम से जानते हो। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तो इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, कौन, ओजोन परत। फिर यहाँ पर मध्य मंडल दिया गया है, और फिर यहाँ पर बाह्य वायुमंडल दिया गया है, एक्सोस्फेयर दिया गया। कभी कभी यहाँ पर इसको आइनोस्फेयर के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज यहाँ पर दी गई है कि ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज ये देख पा रहे होगे कि दिया गया है कैमरन लाइन, कारमैन लाइन है, जो आप करना, ये प्रोनाउंस मैंने गलत किया प्रोनाउंस, एक कारमैन लाइन है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि जो एक स्पेस है, यहाँ पर जान सकते हैं कि जो इसकी दूरी है पृथ्वी से ये 100 किलोमीटर है। अगर माइल्स में पूछें तो ये 62 माइल्स है, इतनी दूरी है। और ये क्या बताया जाता है कि यहाँ पर जो अर्थ है, जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाता है और आउटर स्पेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कभी अगर आपसे पूछे तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसे आपको बताना है। यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कभी कभी इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, AITUC। ठीक है, AITUC, ये RO का एग्जाम है, गजब पेपर बनाता है, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से भी पूछ सकता है। तो ये कांग्रेस जो थी, तो इसकी स्थापना 1929 में होती है, मतलब स्थापना कब होती है वो अलग देखते हैं। ये 1929 में इसके अध्यक्ष कौन थे उसे हमें सबसे पहले बताना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय इसके अध्यक्ष थे। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1920 ईस्वी में होती है। अब इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें, जो इसके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो लाला लाजपत राय साहब इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और फिर इसके बाद में दिसंबर 1929 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र जो बोस थे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इससे पहले 1929 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। अब दिसंबर देखो, ये साल का अंतिम है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
यहाँ पर दिया गया है कि बाल्कस झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में क्या दिया गया है, मेनली सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो यूज़ किए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर आया है, और बाकी रूस तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। तो बाल्कस झील की जो स्थिति है वो कजाकिस्तान में है। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। बाकी किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनमें नहीं है, रसिया में नहीं है। अब देख लेते हैं बाल्कस झील। तो ये देखो क्या हो जाता है आपका कजाकिस्तान, और ये वाला क्या हो जाता है पोर्शन, ये बाल्कस लेक हो जाता है, ये वाला। बाकी यहाँ पर जो एक अरल सागर दिया गया है ये कहाँ स्थित है, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के क्या है, आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट उधर, ये देख पा रहे होगे। और ये पूरा जो मैप है आपका ये सेंट्रल एशिया का मैप। बाकी इसकी जो सीमा है कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान के हिस्से में आपका कैस्पियन सागर भी आता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। बाकी जो डिटेल चीज़ें हैं हम आपको क्लास में छोटी छोटी चीज़ों में कवर कराते रहेंगे, तो इन्हें आप वहाँ पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मध्य पाषाण जो स्थल हैं भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, तो इसे हमें बताना है। अब यहाँ पर दिया गया है पैसरा, तो पैसरा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। अब लेखहिया की बात करें तो लेखहिया कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर जिला है वो ये यहाँ पर है। अब बीरभानपुर, तो बीरभानपुर कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। अब महदहा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, ये किस जिला में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले कि प्रतापगढ़ पड़ जाएगा, फिर आपका आएगा मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश का, फिर उसके बाद में बिहार आ जाएगा 3rd नंबर पर, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल और पूरब में चला जाएगा, यानी कि ये 4th नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर बन सकता है वो विकल्प सी होगा, यानी कि लास्ट में आपका वेस्ट तीसरा, लास्ट में तीसरा और पहले चौथा, तो विकल्प यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है, और यहाँ पर सूची में क्या विटामिन दिए गए हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, और इनके सामने कौन विटामिन है, कौन एंजाइम है, कौन हार्मोन है, कौन प्रोटीन है, इसे हमें मैच करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन कौन है, तो विटामिन यहाँ पर क्या है, कैरोटीन है, तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया, एंजाइम, तो एंजाइम पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, तो बी का क्या हो जाता है, पहला हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया हार्मोन, विकल्प सी जो दिया गया है, तो हार्मोन कौन है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है यानी कि चौथा, तो ये हार्मोन हो जाता है। और प्रोटीन क्या हो जाता है, विकल्प डी, ये कैरोटीन प्रोटीन हो जाता है, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अब जो कैरोटीन जो प्रोटीन नाम से, तो जो नाखून होते हैं और जो जानवरों की जो सींगें होती हैं, इनमें क्या होता है, जो केमिकल कंपाउंड्स में जो होता है कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक प्रोटीन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें भी क्या लिस्ट करना है, सुमिलित करना है हमें। सुमिलित में क्या करना है कि जो स्थल दिए गए हैं और उनसे उनके आगे उनके संबंधित जो तीर्थंकर दिए गए हैं, तो श्रावस्ती के जो वहाँ पर संबंधित तीर्थंकर कौन से हैं, तो संभवनाथ श्रावस्ती जो है, संभवनाथ यहाँ पर क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है, तो यहाँ पर ये सी वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं काकंदी की, तो काकंदी सुविधानाथ, ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा। अयोध्या के जो हैं इसके तीर्थंकर कौन है, तो ये ऋषभनाथ हैं, तो ये क्या हो जाता है, पहला। और पभोसा जो हैं ये कौन है, पद्म प्रभु हैं। तो ये कुछ यहाँ पर स्थल दिए गए थे और वहाँ से संबंधित उनके कुछ तीर्थंकरों के नाम आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर्स को लेकर के, किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया, तो ये क्या था आपका, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ था, अलीगढ़ को ये प्रदान किया गया था। अब आप देख लेते हैं यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है, यहाँ पर जो दिया गया है ये देख लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ये क्या है कि स्वच्छ भारत जो मिशन है इसका एक हिस्सा है, और ये क्या हुआ था 2016 में शुरू किया गया था। और अगर शहरी की अगर बात करें शहरों में, तो शहरों में ये क्या हुआ था, जो एक मंत्रालय है महुआ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जारी की जाती है ये रेटिंग। ठीक है,
आगे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था रीजनिंग का, हमें यहाँ पर क्या मिसिंग शब्द बताना है, मिसिंग क्या है वो हमें बताना, शब्द नहीं है, मिसिंग जो नंबर है वो बताना है, विलुप्त संख्या बतानी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है इस तरीके से, और ये दिया गया 2 दिए गए। अब यहाँ पर पूछा के जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ये वाला जो पैटर्न यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा था कि 5 को 5 से गुणा कर दिया 25 आया, और इसमें 5 ऐड कर दिया। ठीक है, ये वाले पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि 5 गुणे 5, फिर यहाँ पर 5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर 6 और 5 का गुणा भी कर दिया, जैसे 10 और 30 को गुणा कर दिया। ठीक है, 11 और 4 को भी यहाँ पर गुणा कर दिया हमने आपस में। तो ये कितना हो जाता है, 25 और 5, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 बराबर यहाँ पर 6 पंचे 30 बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से क्या हो जाता है 21, ये 3 और 3 क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे, और फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कर दिया कि 3 को दूसरे वाले फिगर में, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, तो 3 गुणे 3, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने 21 ऐड कर दिया। फिर क्या कर दिया कि 10 को 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 10 तियाँ 30 हो गया, ये 10 तियाँ 30 हो गया, और इस तरीके से 3 तियाँ 9, और 21 में 9 जोड़ दिया तो ये भी 30 हो गया। तो ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो गया, 11 और 44, तो 11 गुणे 44, माफ करना 11 और 4 गुणे, तो ये हो जाता है आपका 44। अब ये 44 तो हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो 44 बराबर क्या, किसके बराबर लाना है, ये देखो, ये 4 का क्या कर देंगे यहाँ पर, 4 से 4 इंटू कर देंगे, तो 4 गुणे 4, तो क्या हो, 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं, x मान लेते हैं, तो 16 प्लस x बराबर यहाँ पर कितना, 44 के बराबर दिया गया। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 28 यहाँ पर होगा। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, इसे आपको बताना है। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, तो ये जो भाषा थी वो कैसी थी, अंग्रेजी थी, उर्दू थी, पर्शियन थी, या फिर बंगाली थी। तो ये पर्शियन यानी कि जो फारसी भाषा है, तो ये इस भाषा में इन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये क्वेश्चन समझ सक आप, ये आपको पता होगा कि ये जो केबीसी प्रोग्राम आता है तो उसमें क्या होता है, ये 50 लाख रुपए के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस भाषा में लिखी गई, सेम क्वेश्चन उसमें ये लिखा था, ये सिर्फ ईयर नहीं था कि बस इतना ही पूछा गया था कि ये किसके लिए, मतलब किस भाषा में लिखी गई। ठीक है, इसके लिए 50 लाख रुपए रखा गया। फिर आगे देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। हाँ, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 1828 में, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा है उसका इन्होंने गठन किया था। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना से भी इनका संबंध रहा है। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, और इनमें कौन सा पादप हार्मोन है वो हमें बताना है। तो ये इंसुलिन और थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये क्या है, ये मानव, ये क्या है, हार्मोन है। अब बाकी जो साइटोकाइनिन हो जाता है ये क्या है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो प्लांट हार्मोन्स है कितने टाइप्स के होते हैं, वो कुल 5 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, फ्लोरेजिन्स हो गया, एथिलीन, एब्सिसिक हो गया। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन है। आगे दिया गया है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस के रूप में लेते हैं, या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, या नाइट्रेट के रूप में, या फिर अमोनिया के रूप में लेते हैं। तो आपके जो आयोग के द्वारा जो प्रश्न यहाँ पर उत्तर बताया गया इसका, तो ये विकल्प सी नाइट्रेट के द्वारा बताया गया था। नाइट्रेट कुछ मात्रा में लेते हैं। लेकिन है क्या कि जो नाइट्राइड है यानी कि NO2, और इसके साथ में क्या होता, कभी कभी जो अमोनियम होता है NH4। ठीक है, तो इस रूप में भी कुछ मात्रा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना। ये जड़ों में ये क्या होता है, मिट्टी में आसानी से घुल जाता है,
और जड़ों के द्वारा इसे क्या करते हैं, प्लांट्स जो है अवशोषित कर लेते हैं। और पौधों में इसके क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, पौधों में वृद्धि होती है और विकास होती है, उसके लिए इसमें क्या करते हैं, हेल्प प्रदान करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोटीन है, तो ये क्या है, जो नाइट्रोजन है, ये जो पौधे होते हैं उनका यह प्रोटीन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन घूम रही है, टहल रही है, तो उसका स्थिरीकरण कैसे कौन करता है, मिट्टी में कौन लेकर के आता है, तो जो फलीदार जो पौधे होते हैं दाल वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं, लेगुमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको यहाँ पर मिट्टी में इसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में कहा गया है, लिस्टिंग जो आपका दिया गया इसमें क्या है कि बादशाह है और उनके जो दीवान है, तो वो कौन किन के समय में रहे हैं, तो इसे हमें क्या करना है, डिनोट करना है, हमें बताना है। विकल्प ए में क्या है, अकबर है, तो अकबर के जो यहाँ पर दीवान कौन रहे हैं, तो मुजफ्फर खान, ए के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा। और यहाँ पर जहांगीर, तो जहांगीर के जो दीवान रहे हैं तो गियास बेग एतमाद उद्दौला रहे हैं। अब शाहजहां के जो रहे हैं दीवान, तो शाहजहां के दीवान रहे हैं सादुल्ला खान, विकल्प चौथा हो जाएगा। और विकल्प डी यहाँ पर दिया गया है औरंगजेब, तो औरंगजेब यानी कि असद खान, तो डी का क्या हो जाता है, दूसरा, तो डी का हो जाता है दूसरा और पहले का हो जाता है यहाँ पर तीसरा, तो ये हो जाता है विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न। आगे यहाँ पर दिया गया है, कुछ संस्थान नाम दिए गए हैं और इनकी अवस्थिति दी गई है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में, तो ये सही है। फिर पूछा गया कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दालवाला, तो ये कानपुर में स्थित है। फिर दिया गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, तो ये गलत है, गोरखपुर में नहीं है, इसकी जो स्थिति है वो वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी क्या है, लखनऊ में स्थित है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था करंट को लेकर के कि नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर आपसे था ये यूएई थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि जो एशिया मतलब जो महाद्वीप है वहाँ से कोई इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। आप देख लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके आगे वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 195 सदस्य देश हैं। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो फ्रांस के लियोन, जो फ्रांस है वहाँ का जो लियोन शहर है वहाँ पर क्या है, इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा पूरे मतलब वर्ल्ड में जो 7 हैं जो क्षेत्रीय क्या है, रीजनल ब्यूरो भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना। तो इस सेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका जो पहला सेशन है कंप्लीट हो गया है। इसके अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसको हम अगले यानी कि सेकंड सेशन में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि क्लास ज़्यादा बोरिंग ना हो। बाकी सेकंड सेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिए और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको तब अगले सेशन में।